नमस्कार, सत्य हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आज एक ख़ास मौका है। हमारे बीच हमारे जो बहुत ही मकबूल, मशहूर फ़िल्मकार थे, अदाकार थे, इरफ़ान खान नहीं रहे हैं और उनकी मृत्यु से, उनके निधन से पूरा देश स्तब्ध है। उन्होंने बहुत कम समय में बहुत अच्छी नायाब फ़िल्में दी और अपने अपने अभिनय से उन्हें सजाया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने ख्याति अर्जित की और एक खास तरह की अपनी एक पहचान गढ़ी बहुत कम समय में। हमें बहुत उम्मीदें थी कि वो अभी आने वाले 15, 20, 25 सालों में बहुत अच्छी फिल्में देंगे हमें और एक खास तरह की फिल्में जो उनके अभिनय से ज़्यादा चमक उठती थी, वो फिल्मों के देखने वाले दर्शकों को उनसे और भी ज़्यादा उम्मीदें थी। हालाँकि उन्होंने अपने दर्शकों की जो पहुँच है दर्शकों में, वो चारों तरफ बनाई थी। ऐसा नहीं था कि अपनी एक खास कोना उन्होंने अपने लिए निर्धारित कर लिया हो। इसलिए उनको चाहने वालों की संख्या भी आप पाएँगे कि हर तरह के लोगों में मिल जाएगी। बहरहाल, मैं आपको बता दूँ कि आज हमारे साथ हमारे बहुत ही घनिष्ठ मित्र नीलेंदु सेन हैं। नीलेंदु सेन बहुत बड़े और चर्चित और अनुभवी फ़िल्मकार हैं। उन्होंने ढेर सारी डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म्स बनाई हैं। बहुत बड़े चैनलों में क्रिएटिव हेड, प्रोग्रामिंग हेड की भूमिका निभाई है। बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए हैं। सुबह सवेरे जैसे प्रोग्राम के वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे। तो बहुत काम किया है उन्होंने और ख़ास तौर से फ़िल्मों में उनकी पकड़ ज़बरदस्त है। फ़िल्मों का वो लगातार अध्ययन करते रहते हैं, फ़िल्मों की बारीकियों को समझते हैं। इसलिए आज वो हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं। नीलेंदु, आपका स्वागत है। सबसे पहले आपकी पहली प्रतिक्रिया इरफान के जाने पर। थैंक यू मुकेश। पहली प्रतिक्रिया तो वही है कि हम वी वर ऑल होपिंग अगेंस्ट होप। आप समझ रहे ना कि जिसको ब्रेन कैंसर हो जाए एक बार, तो मतलब एक तरह से आप उम्मीद ही कर सकते हैं कि कोई विज्ञान का कोई मिरेकल हो जाए या डॉक्टर्स जो है वो कोई और ही मतलब प्लेन को टच कर जाएं और वो इंसान उस बीमारी से निकल आए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और हमारे बीच में से एक बहुत बहुत बड़ा कलाकार, एक बहुत ज़हीन इंसान और एक बहुत प्यारा दोस्त चला गया। लेकिन सुबह से बस उसी का एक खुमार है। हालांकि पता था कि आज नहीं तो कल इस खबर के लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा। नीलेंदु, याद है कि मैंने भी और आपने भी देखा होगा, एक नाटक आया था दूरदर्शन पे 80 के दशक में, 84-85 के आसपास, लाल घास पर नीले घोड़े। और लाल घास पर नीले घोड़े हमारे दोस्त उदय प्रकाश जी का बिल्कुल मतलब शाहकार नाटक, जिसमें इन्होंने लेनिन का रोल प्ले किया था। और लेनिन लेनिन हम लेनिन को नहीं जानते। हम लेनिन को हिंदी भाषा में जो जिस तरह से हम लेनिन से परिचित हुए एक तरह से, वो इरफान की मार्फत था। और उसको जब हमने उस वक्त देखा तो उस वक्त भाई घर में एक टेलीविजन हुआ करता था बमुश्किल तमाम, तो सारा घर बैठ के उसको देखता था। और अभिनय में इतना दम था कि मेरा पूरा परिवार एक तरह से सन्न रह गया और सबका कहना था कि ये तो सुपरस्टार मटेरियल है, ये आगे चल के सुपरस्टार तो बनेगा ही बनेगा। और मतलब देखिए कुछ वैसा ही हुआ। हालांकि बिल्कुल उसमें थोड़ा नीलेंदु, हम वक्त लोग लगा, लेकिन बिल्कुल हम लोग बहुत हतप्रभ थे। वो पूरा फिल्म, उसमें इरफान जिस पर्सनालिटी के साथ और जिस हाव भाव से वो आए, वो बिल्कुल चमत्कृत कर देने वाला था। लेकिन बिल्कुल उसके बाद भी इरफान को बड़ा लंबा स्ट्रगल करना पड़ा। उसके बाद जी। लंबे समय तक नाटकों, फिर सीरियल्स और फिर बाद में फिल्में, एक लंबा। मुकेश, इस चीज में मैं आपसे सिर्फ एक चीज अर्ज करना चाहूंगा। वो मैं ये कहूंगा कि इरफान हिंदी सिनेमा जगत के लिए या हिंदी सिनेमा के लिए या यूं कहिए कि भारतीय सिनेमा के लिए एक मील का पत्थर है। और
कोई भी जो जर्नी होती है या यात्रा होती है वो किसी मील के पत्थर तक चल के ही पहुंचती है। आप अगर सोचें कि एक मील का पत्थर किसी सिलवट्टे की तरह हमारे सर पे ऊपर से आके गिरेगा, तो वो इरफान नहीं थे। तो जब हमारा सिनेमा इवॉल्व होते होते उस जगह पे पहुंचा जहां पे एक एवोल्यूशनरी माइलस्टोन की तरह से इरफान दिखाई दे सकते थे, या उसको उसकी छवि बन के वो उभर सकते थे, तभी वो दिखाई दिए। समझ रहे हैं? तो इसमें मतलब स्ट्रगल तो उनका रहा, वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन उनको अकोमोडेट कर पाता ऐसा सिनेमा बनने में उतना वक्त लगा जितना कि लगना था हिंदुस्तान में। नीलेंद्र, मैं मैंने कहता हूं इसका कि इससे पहले अगर आप देखें तो इरफान के, अगर हम कहें कि भाई फोर फादर कौन हैं एक्टिंग के लिहाज से, तो मैं कहता हूं कि हमारे भारतीय सिनेमा में सिर्फ बलराज साहनी एक ऐसे शायद नेचुरल स्कूल के एक्टर हुए जिसका आप कहीं से एक इरफान में रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, लेकिन फिर भी दोनों मतलब अपने अपनी जगह पे अपनी तरह के स्टॉलवर्ट हैं। हाँ नीलेंदु, मैं स्ट्रगल की बात इसलिए कर रहा था कि इरफान बहुत अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी थे। सीके नायडू ट्रॉफी के लिए उनका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन पैसे नहीं थे तो वो वहां नहीं जा पाए। फिर किसी तरह से स्कॉलरशिप मिला तो एनएसडी गए, और एनएसडी में ट्रेनिंग के बाद वो निकले, और फिर आप देखिए कि लंबे सफर के बाद वो सिनेमा में आपको दिखलाई देते हैं। तो एक स्ट्रगल इस तरह के कलाकारों को करना पड़ता है, लेकिन जब उससे निकल कर आए तो उन्होंने एक अपनी अलग से छाप छोड़ दी, बिल्कुल एक नया एक मुकाम बना दिया। मैं एक जरा सा बात कर रहे जरा थे सा कि एक जरा सा एक फर्क है मुकेश, हाँ कि इरफान के बारे में मैं इतना बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि उनके स्ट्रगल के दौर में भी जो उनका आउटपुट रहा बनिस्बत दूसरे कलाकारों के जो स्ट्रगल के दौरान कुछ भी कर लेते हैं और वो उसमें फिर मतलब या तो मतलब बाद में पता चलता है कि भाई वो ये रोल कर रहे थे, फला रोल उसमें उन्होंने एक एक्स्ट्रा का रोल किया था, वो किया था। इरफान के लिए ऐसा नहीं था। तो जो स्ट्रगल के दौरान में इक्का दुक्का रोल इरफान किया करते थे, वो अलावे इरफान के शायद सोचा ही नहीं जा सकता था। तो ये इरफान के जो कंटेम्पररीज थे और हैं फिल्म मेकर्स, वो जानते थे कि एक ऐसा टैलेंट हमारे बीच में है, और कोशिश करके उनके लिए ऐसे रोल क्रिएट किए जाते थे कि डायरेक्टर का अपना स्क्रिप्ट राइटर का स्क्रिप्ट, डायरेक्टर की जो मेहनत है वो इरफान की एक्टिंग से एम्बेलिश हो जाए, मतलब कोई किसी तरह से जड़ दिया जाए उसमें इरफान को, ताकि लोगों को दिखे मतलब उनकी जो चमक है, जो उनके आउटपुट की चमक है, वो और बढ़ जाए। अब ये दूसरी बात है कि वो जो सारा सिनेमा है उसको मेन स्ट्रीम में, बिल्कुल हिंदुस्तान के मेन स्ट्रीम में आने में थोड़ा वक्त लगना ही था, और वो लगा। और उसमें भी इरफान ने जो है अपनी जो जगह बनाई, वो तो खैर अब जग जाहिर है, उसके बारे में तो अब क्या कह सकते हैं। बिल्कुल नीलेंदु, तो इरफान की एक्टिंग के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन मोटे तौर पर क्या हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही सहजता के साथ स्क्रीन पर व्यवहार करना, ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने पड़ोस वाला लड़का ही है, इस तरह का भाव पैदा होता है, कहीं कोई बनावटीपन, जी जी बिल्कुल, जी नेचुरल बिल्कुल, एक्टिंग आपकी जो बात है। बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। उनको देख के ऐसा शायद आप हमको और आपको, या जो इस ठीक से पता है उनका क्या टैलेंट था, लेकिन जो उनको नहीं जानते वो सोचते होंगे कि ये तो यार नेचुरल है, इसको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही। ये बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। क्योंकि अगर कोई नेक्स्ट डोर नेबर है तो आपका नेक्स्ट डोर नेबर कोई और है, मेरा नेक्स्ट डोर नेबर कोई और है। आपके दिमाग में नेक्स्ट डोर नेबर की कोई और छवि है, मेरे दिमाग में नेक्स्ट डोर नेबर की कोई और छवि है। हुआ क्या कि इरफान सरी के एक्टर क्या करते हैं, जो आप नेचुरल स्कूल ऑफ एक्टिंग की बात कर रहे हैं, तो उसमें वो अपनी पर्सनालिटी को ही और उसकी यूनिकनेस, जो जो चीजें हैं उनकी लुक जैसी है, उनके बात करने का लहजा जैसा है, उसको इस तरह से उस रोल में के थ्रू प्रोजेक्ट करते हैं
कि आपको फिर लगने लगता है कि ये रोल इरफान नहीं बल्कि वही है जो रोल वो प्ले कर रहे हैं। आप देखिएगा कि मेथड एक्टिंग में कई बार ऐसा होता है कि एक्टर एक्टर होता है, वो एक रोल को पढ़कर फिर उसमें समा जाता है। और इरफान सरी के एक्टर ऐसे होते हैं जो अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से उस रोल को ढालकर इस तरह से आपके आगे पेश करते हैं कि फिर वो रोल और वो लगभग एक जैसे हो जाते हैं। अगर आप पीकू में एक टैक्सी स्टैंड के मालिक को देखें और पान सिंह तोमर में एक डकैत को देखें जो कि पहले एथलीट था, या नेम सेक में एक विदेश में रहने वाले किसी पिता को देखें, तो वो तीनों बिल्कुल डिस्टिंक्टली अलग पर्सनालिटी हैं, अलग बिल्कुल डाइवर्स रोल हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको जाके ये लग रहा है कि यार ये तो बड़ा मतलब इसमें कोई ये एफर्टलेस है, ये एफर्टलेस नहीं है, ये बहुत बड़ी तपस्या है। जी, तो नीलेंदु, अगर मकबूल, हैदर और लंच बॉक्स जैसी फिल्में, जो कहना चाहिए कि इरफान के करियर की बहुत बड़ी फिल्में हैं, जो उनके एक्टिंग के लिहाज से उनके मयार को तय करने वाली हैं एक तरह से, उन फिल्मों को कैसे देखेंगे आप उनके एक्टिंग के साथ? उनकी एक्टिंग ने कितना... मुकेश, वही मैं कह रहा था कि जब डायरेक्टर और हिंदुस्तानी सिनेमा चल के उस जगह पे पहुंचा जहां पे कि वो मकबूल बनाए, जहां पे वो हैदर बनाए, जहां पे वो सब्जेक्ट को लेके और ट्रीटमेंट को लेके इस तरह की रिस्क क्रिएट कर सके, जिसमें जो कैरेक्टर है, जो आपका मेन कैरेक्टर है, वो इतना रिस्की है कि अगर जनता ने उस कैरेक्टर को रिजेक्ट कर दिया तो हो सकता है वो फिल्म को रिजेक्ट कर देगी। मकबूल में तो खैर पंकज कपूर थे, उनका बहुत टावरिंग प्रेजेंस है, लेकिन हैदर में जो रोल इरफान का रहा, तो अगर आप उस नेगेटिव कैरेक्टर को अपने सेंसिबिलिटी का एक हिस्सा नहीं बनाएंगे, और अगर आप लीड रोल को हमेशा गुडी गुडी इंसान या मतलब मैक्सिमम एंग्री यंग मैन एंटी हीरो नहीं, वो कैरेक्टर बिल्कुल ही डार्क है, वो कैरेक्टर डार्क है, वो कैरेक्टर एक तरह से घिनौना कैरेक्टर है अगर आप देखें, लेकिन उसको एक्सेप्टेंस जो मिलती है, तो हैदर जो फिल्म है उसकी अच्छाई को जो एम्प्लीफिकेशन मिलता है, वो इरफान को मिले एक्सेप्टेंस से ही मिलता है। और फिर वही कि एक बुरा इंसान जो है वो शक्ल सूरत से हमेशा बुरा दिखे ऐसा नहीं है उसकी, लेकिन जब आप फिल्म देख के तो आपको लगता है कि आपके शरीर के ऊपर से कोई कुछ रेंग के निकल गया है, ऐसा लगता है। हालांकि इरफान तो वही दिख रहे थे। बिल्कुल। नीलंदु, इरफान के आने के बाद से एक चीज ये इस्टेब्लिश होती हुई दिखी हमें अपनी इंडस्ट्री में कि एक सामान्य चेहरे मुहरे वाला व्यक्ति भी इस तरह से अपने को खड़ा कर सकता है इंडस्ट्री में, जहां उसकी हुनर को ठीक ढंग से इज्जत बख्शी जाए। मतलब वो, उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि शाहरुख खान या सलमान खान जैसा खूबसूरती और जिस्म चाहिए। वो शारीरिक सौंदर्य से हटके जो पूरा ध्यान खींच लेती है अपनी कलाकारी पर, अपने हुनर पर, वो परंपरा क्या आप मानेंगे कि इरफान के आने से मजबूत हुई है इंडस्ट्री में? मुकेश, मेरी और आपकी सेंसिबिलिटी शायद फर्क होंगी। मुझे इरफान बहुत अट्रैक्टिव इंसान लगते थे। एक तो उनकी आंखों में जो कशिश थी, मेरे ख्याल से वो अपनी चुपचाप रहते हुए भी वो जिस तरह से कम्युनिकेट कर जाते थे अपनी आंखों से, उनकी आंखें हंसती थी, उनकी आंखें रोती थी, उनकी आंखें ही मोहब्बत किया करती थी, और उनकी आंखें ही जो थी वो छल कपट प्रपंच हर चीज जो है आप उनकी आंखों में पाते थे। ठीक है, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि इरफान किसी लिहाज से उस तरह से देखे जा सकते हैं। मतलब जैसे आप ओम के बारे में क्या, स्टार उस कैटेगरी में नहीं है। हाँ। मतलब एक चॉकलेट हीरो या एक हीमैन हीरो
या जो आप स्टीरियोटाइप की बात कर रहे हो उसमें नहीं है, लेकिन दुनिया की सेंसिबिलिटीज बदल रही हैं और दुनिया में अब ब्यूटी और गुड लुक्स और इसका जो पैमाना है वो भी नया बन के आ रहा है। तो इरफान उसको भी डिफाइन करते थे। तो इरफान नीलेंदु, एक तरह से थोड़ा जो समय कम है, इंटेलिजेंस है शक्ल में। थोड़ा हाँ, समय कम है। मैं चाहूंगा कि उनके कंट्रीब्यूशन को थोड़ा आप उसको अंडरलाइन करें। क्या कंट्रीब्यूशन आप मानते हैं? बहुत ही छोटा समय। मैं ये मैं ये मानता हूं कि इरफान के जाने से कई लोग कहेंगे एक दौर खत्म हो गया। मैं कहता हूं कि इरफान ने एक नया दौर शुरू किया है। आप बीसियों कलाकार ऐसे आज गिन सकते हैं जो शायद सिंगल स्क्रीन, बिग स्क्रीन, सिंगल थिएटर पे कभी भी उनको मौका नहीं मिलता। लेकिन आज के जो इमर्जेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जब आप फोन पे सिनेमा देख रहे हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे सिनेमा देख रहे हैं, तो ये जो एक नई पौध एक्टर्स की आई है और ये सब ब्रिलियंट एक्टर्स हैं, वेल ट्रेन्ड एक्टर्स हैं, और ये एक देन इरफान की है। इरफान एक वाटरशेड है। तो ये एक पोस्ट इरफान जनरेशन है जो इरफान हमें देकर गए हैं। इरफान, मैं कईयों का नाम ले सकता हूं अगर आप चाहें, और अगर आप कहें कि ना, आप देखिए कि इरफान के बाद आने वालों की एक पूरी फेहरिस्त है और कईयों ने इनमें से इरफान के साथ बहुत काम किया है। बिल्कुल अ, सही। आप वो जो सारी पौध है वो आज की तारीख में बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर एक बहुत बड़ा फोर्स है। और इरफान ने ये इंश्योर किया है कि वो रहें या ना रहें, ये जो उनका जो दौर है वो खत्म नहीं होने वाला। वो उभरता जाएगा, वो और चमकता जाएगा। जिसे कहते हैं कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, हम्म। आएंगे। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। ये मतलब उनको यही कहा जाएगा कि ये इरफान स्कूल के एक्टर। बिल्कुल। और नीलेंदु, अंत में 3 फिल्में जो इरफान के चाहने वालों जिन्होंने ना देखी हो वो जरूर देखनी चाहिए, इरफान के हुनर को देखने के लिए, उनकी अदाकारी को देखने के मेरे हिसाब से तो कहीं से अगर किसी को लाल घास पे नीले घोड़े देखने को मिले तो वो जरूर देखे कि भाई शुरुआत में ही कैसे थे। उसके बाद झुम्पा लाहिड़ी की कहानी पे बनी, आई थिंक मीरा नायर की फिल्म है नेमसेक, वो देखना एकदम बिल्कुल ही अनिवार्य है कि वो उसको जरूर देखें। और अभी अभी जो 2 इनकी इंग्लिश मीडियम फिल्म आई है, आप देखिए कि मतलब एक छोटे बजट की फिल्म में एक एक्टर क्या करके दिखा सकता है। और मतलब मैं इस तरह से इरफान की कोई एक आधी फिल्म उठा नहीं सकता, क्योंकि इवन जो फिल्म हो सकता है आपको बहुत बढ़िया ना लगी हो या फिल्म में उनका बहुत बड़ा किरदार ना रहा हो, लेकिन जितना किरदार उनका था, आप न्यूयॉर्क में कबीर खान की न्यूयॉर्क में अगर देखें तो लिए। इरफान एक इंटरोगेटर का रोल कर रहे हैं। वो कोई, तो उसमें भी जहां पे भी आप इरफान को देखते हैं तो आप ठिठक जाते हैं, रुक जाते हैं, और आप तसल्ली से इरफान का जितना पोर्शन है उतना देख के अपना जो है अपने अपने कोटा पूरा कर लेते हैं एक अपनी सेंसिबिलिटी का। तो इस तरह से ना करके मैं तो कहता हूं कि इरफान की जो फिल्म जहां दिख जाए वो दोबारा से भी देखनी पड़े तो देख लीजिए, आप कभी भी बोर नहीं होंगे। उनकी बिल्कुल डायलॉग सही कहा। डिलीवरी, उनका देखना, कैमरे में देखना, और उनका जो कैमरे के साथ रिश्ता था, वो जो रिश्ता वो कायम करते थे, वो उसमें वक्त लगा जरूर, लेकिन जो रिश्ता उन्होंने हिंदुस्तान के फिल्म प्रेमियों के साथ जो उन्होंने कायम किया, तो वो रिश्ता तो खैर अब भूले नहीं भूलेगा, आप नहीं उसको भुला बिल्कुल सकते। सही कहा तुमने नीलेंदु, की वो रिश्ता ऐसा बन गया है कि वो जीवन पर्यंत
कायम रहेगा और आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी कि आप देखिए ना कि मतलब हमारे अगर हिंदुस्तान से वाकई में कोई एक इंटरनेशनल एक्टर निकला है तो वो मतलब उसके शीर्ष पे इरफान है। बड़े मतलब उन्होंने कोई ऐसे सेकंड रेट डायरेक्टर्स के साथ नहीं, आंग ली, स्टीवन स्पीलबर्ग, मीरा नायर, ऐसे लोगों की फिल्मों में लीड रोल्स किए हैं भाई। मतलब ये लोगों के लिए सोचना भी जो है, बहुत बड़े बड़े भारतीय स्टार्स के लिए सोचना भी जरा मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि होता नहीं था। और मैं आपको ये भी बताऊं कि शायद उन्होंने कोई एक स्पीलबर्ग की फिल्म रिफ्यूज भी की है। ये भी है। तो ये उनकी खास बात थी कि वो बहुत ही चुनकर फिल्में लेते थे और उसमें जान डाल देते थे। नीलेंदु, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बातचीत और लंबी चल सकती थी, उनकी बहुत सारी फिल्मों पर चर्चा करना हम नहीं कर पाए। लंच बॉक्स पर चर्चा हम लोग कर सकते थे, और भी फिल्में हैं। बिल्कुल, आपने जो वो पूछा मेरे से लंच बॉक्स के बारे में, आपने जब मुझसे वो 3 फिल्मों के बारे में पूछा, मैं लंच बॉक्स कहने ही वाला था कि देखिए उसमें गुरु और चेले की जो जुगलबंदी है, वो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इरफान अपने आप में एक मील का पत्थर है। क्योंकि इरफान ना होते तो क्या नवाजुद्दीन सिद्दीकी होते? ये सवाल इसके साथ रहिए थोड़ी देर, सोचिए। आप सबको सोचने की जरूरत है। और न केवल नवाजुद्दीन बल्कि और भी ऐसे बहुत से। मैं एक नाम जी, मैं एक मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उसमें अल्टर ईगो बने हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेंदु, धन्यवाद इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। मित्रों, थैंक यू मुकेश, मुझे बुलाने के लिए, याद करने के लिए। थैंक यू सो मच। आपसे बात करना हमेशा ही एक बड़े ज़हीन इंसान के साथ बात करके बहुत अच्छा लगता है। हम लोग बात करते रहेंगे नीलेंदु, फिल्मों पर कुछ ना कुछ चर्चाएं करते रहेंगे। और लेकिन आज का दिन बहुत दुखद रहा, और इस दुखद दिन में हम इरफान खान की कुछ यादें, कुछ उनकी उपलब्धियां, कुछ उनके योगदान पर चर्चा कर पाए। ये बहुत ही संतोष देने वाले। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। निश्चित और लेट अस से अ कलेक्टिव थैंक यू टू इरफान भाई। बिल्कुल, हम सब की तरफ से उनका, हम सब शुक्रगुजार हैं इरफान भाई का, कि बहुत थोड़े समय में उन्होंने जो कुछ दिया वो हिंदी फिल्मों का बहुत बड़ा असासा है, और उसको बहुत संभाल कर हम लोग याद रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।